हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। आज की इस क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारा थैलोफाइटा होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो थैलोफाइटा तो पूरा फिनिश हो गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, जो कि हमारा थैलोफाइटा से थोड़ा क्या होता है, एडवांस होता है। ओके, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है जानने की चीज़ है कि जो हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि जो 2n संरचना बनी थी, जो डिप्लॉयड संरचना बनी थी, वहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बनी थी। वो 2n स्ट्रक्चर किसकी थी? वो थी हमारी स्पोर्स की, स्पोरोफाइट की। तो जो स्पोरोफाइट या फिर जो हमारे बीजाणु उद्भिद होते हैं, उनका जो शरीर है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि उनके शरीर की जो कोशिका होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। तो अब यहाँ पर द्विगुणित संरचना की जो कोशिका थी, जब वो विकसित होती है तो थोड़ा सा विकास करेगी और फिर वो विकास करके क्या कर लेती है? फिर से डिवीजन कर लेती है। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में एक एडवांसमेंट ये आती है कि भ्रूण बनता है। अब भ्रूण क्या होता है? विकसित होकर के कोशिका विभाजन जो है, जब वो युग्मनज बनता है तो यहाँ पर क्या होता है? जो युग्मनज बन रहा था हम बोल सकते हैं, या फिर जो सीधा सेल डिवीजन के बाद जो कोशिका बनी थी उससे सीधे थोड़ा सा विकास होकर के वो फिर से डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ब्रायोफाइटा में यहाँ पर बनेगा भ्रूण, यानी कि जब संलयन होगा, संलयन के बाद भ्रूण बनेगा, एक अवस्था आएगी और उस भ्रूण से फिर क्या बनेगा? संतान का निर्माण होगा। ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक भ्रूणीय प्रवस्था आती है, फिर भ्रूणीय अवस्था आती है, तो वो हमारे ब्रायोफाइटा की क्या है? ब्रायोफाइटा का क्या है? एक लक्षण है उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड डिवीजन, प्रभाग नंबर 2, और ये हमारा है कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा के जो भी लक्षण हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब ब्रायोफाइटा का फिर से हम अगर इसको डिवाइड करें दो कैटेगरीज में, तो एक हमारा होता है मॉस, एक हमारा होता है ब्रायो और एक होता है फाइटोन। तो फाइटोन तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में यानी थैलोफाइटा में भी देखा था कि फाइटोन का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है। तो यहाँ पर भी जो फाइटोन है इसका मतलब होता है प्लांट, यानी कि पादप। और यहाँ पर जो ब्रायो है, इस ब्रायो का मतलब होता है मॉस, ठीक है, मॉस। तो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे, यहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे, वो क्या कौन से होंगे? मॉस होंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जो थैलोफाइटा में हमने देखा था, उसमें हमने देखा था थैलस के बारे में। तो यहाँ पर क्या होते हैं? मॉस होते हैं। मॉस भी जो है थोड़े बहुत थैलस की जैसी हमें दिखाई देते हैं। ओके, मॉस। अब मॉस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने थैलोफाइटा में क्या देखा था? थैलस के बारे में देखा था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि उसमें पत्ती, जड़, तना जैसे सदृश यानी कि दिखने वाली पत्ती जैसी, तने जैसी, जड़ जैसी संरचना होती है, लेकिन वास्तविकता में वो होती नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर मॉस भी होता है। इसमें भी हमें ऐसे लगता है कि इसमें पत्ती है, पेड़ है, मतलब ये जड़ वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता में उसमें ऐसी चीजें होती नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मॉस में जड़ नहीं होती, लेकिन जड़ की तरह मूलाभास होता है। क्या होता है? मूलाभास होता है। तो मूलाभास या फिर राइजोट जो होती है वो किसका काम करते हैं? जड़ का काम करते हैं। तो ये थोड़ी स्पेशलिटी है किसकी? हम बात करते हैं मॉस की। ओके, जैसे इस तरह से कि जैसे मान लीजिए एक प्लांट है मॉस का ही, तो ये मॉस है, तो यहाँ पर जो है जड़ नहीं होंगी, ये पूरा प्लांट है। आपको देखने में लग रहा है कि ये क्या है? एक लीफ है, लेकिन ये लीफ नहीं है एक्चुअल में, ये पूरा प्लांट है उसका। तो ये लीव्स है और इसके नीचे सरफेस पर क्या होती है? कुछ इस तरह से संरचना होती है जो कि हमें फाइबर्स जैसी लगती है, या फिर ये हमें लगती है जड़ जैसी, लेकिन वास्तविकता में ये जड़ होती नहीं है। ये होते हैं हमारे मूलाभास, और या फिर इसे हम बोलते हैं राइजोट्स, ठीक है। मूलाभास या फिर राइजोट्स उन्हें बोला जाता है। ओके, तो ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मॉस बोला जाता है, जिसमें ये सब चीजें होती तो नहीं है, इसमें भी नहीं होती वास्तविक तना, पत्ती, जड़ वगैरह, लेकिन यहाँ पर जड़ की जगह क्या होते हैं? राइजोट्स होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि वास्तविक पत्ती, तना, जड़ का अभाव, और जो जड़ होती है
वो एक्चुअल में क्या होती है, राइजोट्स यानी कि मूलाभास होते हैं, मूलाभास जो कि जड़ का काम करते हैं, ठीक है, मूलाभास यानी कि राइजोट्स। और इसका काम एक और क्या है, ठीक है। तो जड़ क्या काम करती है, जड़ का काम क्या होता है, जमीन से पानी, लवण वगैरह, मिनरल्स वगैरह इन सबको एब्जॉर्ब करती है और पेड़ तक पहुंचाती है। वही काम राइजोट्स का भी होता है। तो राइजोट्स में जड़ नहीं होगी तो जड़ की तरह और कोई तो होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर उनमें वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती, वास्तविक जड़ वगैरह नहीं है तो उनकी तरह कोई और चीज होगी जो कि इसका काम पूरा करेगी। तो राइजोट्स भी ये काम करते हैं कि ये क्या करेंगे, ये नीचे जमीन से, ठीक है, सॉइल से क्या करते हैं, वाटर यानी कि जल और मिनरल्स और इसके अलावा सॉल्ट्स, लवण का भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि अवशोषित करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी वेसिकुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, संवहन तंत्र का अभाव होता है, संवहन तंत्र का अभाव होता है। वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम का बिल्कुल अभाव होता है और ये भी ज्यादातर अपनी जो बॉडी है पानी में ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत ये जो है सरफेस पर आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आएंगे सरफेस पर, और लेकिन ज्यादातर जो है ये अपनी बॉडी को कहाँ पर, वाटर में ही गुजारते हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए यानी जनन के लिए जल बहुत जरूरी होता है इनकी बॉडी के लिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर, पादप जगत के उभयचर। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और काफी बार पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है, कि एम्फीबियन बोला जाता है पूरे प्लांट किंगडम का, किसको, ब्रायोफाइटा को। तो क्वेश्चन आएगा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, तो आप आंसर लगाओगे ब्रायोफाइटा को, या फिर ब्रायोफाइटा करके पूछ सकता है कि ब्रायोफाइटा को इस नाम से भी जाना जाता है, तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम या फिर पादप जगत के उभयचर। क्यों है, क्योंकि ये स्थल पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्थल पर रहते हैं। वास्तविकता में है ये जलीय पौधे, लेकिन कभी कभी कुछ पौधे जो हैं वो स्थल पर भी रहते हैं। लेकिन आप ऐसा देख सकते हो कि जो पौधे स्थल पर है उनका आधा भाग जो है वाटर में जरूर होगा, या फिर कुछ भाग जो है वो उनका ऐसा होगा जो नमी स्थान पर होगा, नम वाले स्थानों पर होगा। तो नमी बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, तो इनमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो नर युग्मक होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का यानी कि मतलब है कि वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। चल फिर सकने का मतलब है कि वो उड़ सकेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ओके। और दूसरी जो हमारी फीमेल गैमेट होता है वो क्या करते हैं कि वो एक ही स्थान पर रुका रहता है, ओके, वो मूव नहीं कर सकता, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। मूवमेंट कर सकता है वो अपनी ही जगह पर खड़े होकर के मूवमेंट कर सकेगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन वगैरह सारी चीजें कर सकेगा, लेकिन उसके जो गैमेट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो इसीलिए वाटर एक ऐसा सबसे ज्यादा मीडियम बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम बन जाता है, सबसे अच्छा माध्यम बनता है निषेचन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ना, है ना। अगर गैमेट्स और गैमेट्स मिल रहे हैं तो उनकी मिलने के लिए की जो क्रिया होती है, नर जो युग्मक होते हैं मादा युग्मक के पास जब वो जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण या फिर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पर परागण का माध्यम क्या होता है, जल होता है। जल यानी कि वाटर होता है। तो वाटर ही एक ऐसा मीडियम है जो कि क्या करवाता है,
फर्टिलाइजेशन करवाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा वाटर की हेल्प से तो फर्टिलाइजेशन भी तो होगा, है ना। अब वाटर की वजह से होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक वाटर में क्या है, वाटर में एक प्लांट है ब्रायोफाइटा का, इस तरह से मान लो एक ब्रायोफाइटा का एक प्लांट है और ये कौन सा है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल है, ये है फीमेल, और एक और प्लांट है और ये है मेल। तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे, और इसमें क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। अब ये मेल गैमेट्स को फीमेल के पास पहुंचाने के लिए जो वाटर है वो सबसे अच्छा मीडियम होता है। तो ये जो मेल गैमेट्स है वो अपने क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए जो गैमेट्स हैं उनको भेजते हैं फीमेल के पास थ्रू वाटर। तो वाटर से ऊपर जो है वे तैर तैर कर कहाँ जाते हैं, फीमेल के बॉडी पर जाते हैं, और वहां से इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन से निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। आई बात समझ में, ये चीज होती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं, मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, वो एक कवरिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो बंद कोशिकाओं में के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स के ऊपर क्या पाई जाती है, यहाँ पर इसका फीचर है कि गैमेट्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाएगी जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी कि कोई भी ऐसे जो है, हर कोई जो गैमेट है वो उसको आकर के क्या ना कर सके, पॉलिनेट ना कर सके। लेकिन ये चीज जो है थैलोफाइटा में एब्सेंट थी, क्योंकि थैलोफाइटा में ऐसी कोई भी जो है कवरिंग नहीं पाई गई थी, ठीक है। तो क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है वो थोड़े एडवांस है, तो यहाँ पर ये फीचर पाया जाता है कि यहाँ पर बंद कोशिकाओं से निर्मित जैकेट में युग्मक सुरक्षित रहते हैं, तो यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे, चाहे वो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे वो मादा युग्मक हो, दोनों के जो युग्मक होते हैं वो बंद कोशिका का मतलब है स्टेराइल जो सेल्स होती हैं, यानी कि ऐसी सेल जो कि क्या नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, यानी कि जो संतान को जन्म नहीं दे सकती। तो ऐसी कोशिकाओं से बनी एक क्या होती है, कवरिंग होती है गैमेट्स के ऊपर, और उस कवरिंग में ही जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं। आई बात समझ में। ये जो जैकेट होती है हमारे थैलोफाइटा में एब्सेंट होती है, उसमें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, स्थानों पर पाए जाते हैं ये, तो ये नम स्थानों पर, छायादार ठंडे स्थानों पर, चट्टानों पर और वृक्षों पर, पेड़ों पर भी, वृक्षों पर आदि जगहों पर पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ओके, चलो, तो ये तो हो गया कुछ चीजें ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल के बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में। चलिए अब लाइफ साइकिल देखते हैं ब्रायोफाइटा की। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि भ्रूणी अवस्था होती है वहां पर। शुरुआत इसकी वैसी होती है, गैमेटोफाइट्स होते हैं दो, एक हमारा होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो जो मेल होता है जिसको हम लोगों ने एंथेरिडियम बोला था, और जो हमारा फीमेल होता है जिसको हम लोगों ने आर्केगोनियम बोला था, तो ये दोनों ही जो है गैमेट को रिलीज करते हैं। हैप्लॉइड गैमेट होता है, बाद में चलकर के डिप्लॉइड क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, और फिर जो विकास होगा उसमें हमें भ्रूणी अवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो बीजाणु होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और जो हमारे युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से जो है कुछ बॉडी होती है, ये है हमारी है मेल बॉडी, ठीक है, मेल बॉडी है जिसमें क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ओके, मैंने बताया कि वाटर यानी समुद्र वगैरह में रहने वाले पौधे हैं ये, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं,
और एक हमारा होता है फीमेल बॉडी, जो कि कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है, जिसका इसके अंदर क्या रखा होता है, एग रखा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पुधानी, जो कि हैप्लॉइड है। यहां पर क्या है, हमारी स्त्रीधानी, दिख रहा है ना, ये हमारी क्या है, स्त्रीधानी, जो कि हैप्लॉइड है। ये दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है। और ये हमारी कौन सी प्रावस्था है, ये हमारी फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है और ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो इन दोनों में ये क्या होते हैं, ये हमारा है ये हमारा कौन सा, ये है एंथेरिडियम, ये हमारा एंथेरिडियम, और ये हमारा क्या है, आर्किगोनियम। ठीक है, तो एंथेरिडियम, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगी, पुधानी लिख दिया। ठीक है, और इसमें स्त्रीधानी, पुधानी को हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम, और स्त्रीधानी को हम बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, चलो, तो ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। अब इन दोनों में क्या बन गया, गैमेट बन गए। ये क्या है, ये हमारा है स्पर्म, स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है। अगर स्पर्म बन रहा है तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और जो हमारा एग है, ये एग, तो ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। क्यों है हैप्लॉइड, यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर होता है माइटोसिस, माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये दोनों की बॉडी जो है पहले से ही कैसी थी, हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित थी। तो अगुणित जो हमारी कोशिकाएं थी दोनों, इन दोनों ने जब गैमेट्स बनाए, जब युग्मक बनाए, उसका निर्माण जो है इन्होंने किसी किया, माइटोसिस से किया, यानी कि समसूत्री विभाजन से किया। तो इसीलिए कोशिकाओं से जो युग्मक बने उनमें भी जो गुणसूत्र थे उसकी संख्या समान थी। तो ये भी एन है, स्पर्म भी, और एग भी कैसा है, एन है, यानी कि हैप्लॉइड है, अगुणित है। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, एन और एन का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर एक क्या बनेगी, बड़ी सी सेल बनेगी, जो कि कैसे होगी, हमारी डिप्लॉयड होगी। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी वो कैसी है, डिप्लॉयड है। कैसी है, डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित है। हमने थैलोफाइटा में क्या देखा था कि जो द्विगुणित संरचना होती है उसके बाद जो अवस्था आती है वो हमारी कैसे होती है, वो हमारी होती है बीजाणु उद्भिद की, यानी कि स्पोरोफाइट की। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि ब्रायोफाइट में एक स्पेशल होता है फीचर, वो क्या होता है कि यहाँ पर भ्रूण का विकास होने लगता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो आप सभी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में ही होता है, यानी कि उसका जो विकास है वो आर्किगोनियम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड बॉडी है, ये डिप्लॉयड बॉडी है, इससे क्या बनेगा, इससे यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, यहाँ पर हमारा बनेगा भ्रूण। तो ये है, समझो क्या, भ्रूण। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनेगा, भ्रूण। ओके, तो डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बनी थी यहाँ पर हैप्लॉयड गैमेट से, यानी कि हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट्स जो थे, यानी कि अगुणित जो नर और मादा युग्मक थे, उनकी संलयन से एक द्विगुणित संरचना बनी, और वो द्विगुणित संरचना विकसित होकर के क्या बना लेती है, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का विकास करती है। भ्रूण जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा परिवर्तित हो जाता है किसमें, फीमेल बॉडी में। तो अब ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखते हैं, तो ये अब परिवर्तित हो जाएगा किसमें, फीमेल गैमेट में, फीमेल बॉडी में। ये एम्ब्रियो जो है किसमें डेवलप होगा, फीमेल बॉडी में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझो, जब ये एग, अब ये फीमेल बॉडी है, स्त्रीधानी है, और ये कैसा है हमारा, ये हमारा है एम्ब्रियो। ठीक है, और ये कैसा डिप्लॉयड है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है वो हमारी किसकी होती है, स्पोरोफाइट की होती है। स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद की होती है, और जो हमारी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है वो हमारी होती है गैमेटोफाइट की, गैमेटोफाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो तो फेजेस आते हैं वो हमारे दोनों ही फेजेस कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट के होते हैं। स्पोरोफाइट की स्टेज आएगी, लेकिन हमको देखने को मिलेगा स्पोरोफाइट। अब वो कहां पर होता है, देखो यहां पर जो एम्ब्रियो बना वो फिर से परिवर्तित किसमें होता है, किसमें बनता है एम्ब्रियो, एग, यानी कि यहाँ पर फीमेल बॉडी में।
ओके, यहाँ पर क्या बना, एग बना। अब इस बॉडी में जो पूरी स्त्रीधानी है यानी कि जो हमारा आर्किगोनियम है, इस आर्किगोनियम में क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा और विकास होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट का मतलब है ये क्या बनाएगा, हमारा बीजाणु उद्भिद बनाएगा, है ना, यानी कि हम स्पोरोफाइट बनाएगा या फिर स्पोरेंजियम बनाएगा। स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी बनाएगा। बीजाणुधानी का मतलब है जिसमें क्या बनते हैं, जिसके अंदर क्या बनेंगे या फिर क्या उपस्थित होंगे, बीजाणु। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये रही स्त्रीधानी, बिल्कुल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्त्रीधानी। जो कि अब कैसी है, डिप्लॉयड है, क्योंकि इसके अंदर जो भ्रूण बन चुका है। अब ये हमारा क्या होता है, भ्रूण होता है। ये रहा बड़ा सा भ्रूण। ठीक है, क्या है ये, भ्रूण है यानी कि एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो जिसका डेवलपमेंट किसमें हो रहा है, हमारे स्त्रीधानी में हो रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियो है जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है। अब इस एम्ब्रियो से क्या होगा, प्लांट बॉडी बनेगी ये। अब वो प्लांट बॉडी कैसी होगी, यहां पर देख लो, ये हमारा भ्रूण है यानी कि एम्ब्रियो है। अब इससे क्या बनेगी, प्लांट बॉडी बनेगी। एक प्लांट बॉडी बनेगी इस प्रकार से। ये हमारी जो है स्टेम, ये हमारी जड़ जैसी संरचना है, लेकिन ये हमारे कैसा होता है, ये हमारे इसके अंदर, इसके नीचे जो है ये क्या होता है, वही हमारे राइजोट्स होते हैं यानी कि घास होते हैं जो कि जड़ का काम करते हैं। मान लीजिए ये लीव्स है इसकी। ठीक है, क्योंकि लीव्स वास्तविकता में होती नहीं, लेकिन लीव जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा जो है इतना जो प्लांट है, ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मक उद्भिद का, युग्मक उद्भिद का। लेकिन इसके ऊपर ही किसका विकास हो जाता है, हमारे स्पोरोफाइट का। किसका विकास हो जाता है, स्पोरोफाइट का। तो ये क्या है, ये जो इतनी बॉडी है ये हमारी क्या होती है, स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद की। ठीक है, और इसके अंदर ही क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु बाहर जाकर के क्या करते हैं, स्फुटन करते हैं, यानी कि ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ये रहे हमारे क्या, स्पोर्स, जो कि सभी सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। और इन्हीं हैप्लॉइड जो हमारे स्पोर्स हैं, यानी कि ये क्या है, स्पोर्स हैं। स्पोर्स यानी कि बीजाणु, बीजाणु हैं। ठीक है, और यही स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, स्फुटन कर जाते हैं। और इन बीजाणु में से कुछ बनेंगे स्त्रीधानी, कुछ बनेंगे पुधानी, यानी कुछ मेल बॉडी बनेंगे और कुछ फीमेल बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा लाइफ साइकिल किसका, ब्रायोफाइट का। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से फिर से एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या बताया। ठीक है, थोड़ा सा भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी जो है ये लाइफ साइकिल होने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक हमारा पुधानी यानी कि मेल पार्ट होता है और एक होता है स्त्रीधानी यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है। पुधानी और स्त्रीधानी दोनों ही कैसे होते हैं, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करते हैं। और समसूत्री विभाजन द्वारा ही समान कोशिका बनाते हैं, जो कि हमारे स्पर्म होता है। यानी कि जो मेल बॉडी होगी, जो पुधानी होगा, वो शुक्राणु यानी स्पर्म बनाएगा, और जो फीमेल बॉडी होती है स्त्रीधानी, ये हमारा एग यानी कि अंडा बनाएगा। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होती है। इन दोनों के संलयन से एक डिप्लॉयड संरचना बनती है, यानी कि द्विगुणित संरचना बनती है, जो कि विकसित होकर के आगे चल के भ्रूण बनाती है। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। तो ये इसका जो है एक लक्षण होता है ब्रायोफाइट का, कि यहाँ पर भ्रूण का विकास हमें देखने को मिलता है, यानी कि भ्रूण की अवस्था देखने को मिलती है। तो यही वो अवस्था है कि यहाँ पर जो जायगोट है यानी कि जो युग्मनज है, ये क्या है, युग्मनज। युग्मनज है, युग्मनज से हमें यहाँ पर एम्ब्रियो यानी भ्रूण का बनना दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी द्विगुणित संरचना थी वो विकसित होकर के एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाती है। और जो भ्रूण का विकास है वो स्त्रीधानी में होता है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर ही तो क्या होगा, बेबी प्लांट बनेगा, है ना। तो उसी के अंदर ही तो जो संतान होगी उसका विकास होगा, है ना। क्योंकि भ्रूण जो है उसका विकास किसके अंदर होता है, मादा अंग के अंदर होता है। तो इसीलिए जो एम्ब्रियो है इसका परिवर्तन किसमें होता है, स्त्रीधानी में ही होता है। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, यहाँ पर बताया गया है कि इसका विकास स्त्रीधानी के अंदर होगा। तो जब इसका निर्माण स्त्रीधानी के अंदर होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारी स्त्रीधानी है जो कि कैसी हो चुकी है, अब डिप्लॉयड हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉयड ही तो है। ये युग्मनज जो है वो डिप्लॉयड ही तो था, है ना। तो इसके अंदर जो है जो सेल होगी वो भी कैसे होगी, डिप्लॉयड ही होगी।
हालांकि ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड जो है, यहाँ पर भी एक ऐसा है डिप्लॉइड ही है। तो यहाँ पर अब क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, जिसका विकास किसके अंदर होता है, स्त्री धानी के अंदर होता है। अब ये जो युग्मनज है, अब ये जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है, जब ये विकास करेगा और जब पौधा बनाएगा नया, तो जब एक नया प्लांट बनता है, उसका कुछ शरीर जो है, आधा शरीर कैसा होता है, युग्मक उद्भिद, यानी कि आधा शरीर कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, और आधा उसी के ऊपर किसका विकास हो जाता है, बीजाणु उद्भिद का, यानी कि स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रवस्थाएं एक साथ देखने को मिलती है। कैसी, कि यहाँ पर युग्मक उद्भिद की प्रवस्था है यहाँ पर, और आधी प्रवस्था युग्मक उद्भिद की है, और आधा जो शरीर है वो किसका है, बीजाणु उद्भिद का है। लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे होती है, यहाँ पर ज्यादा प्रभावी या फिर ज्यादा डोमिनेंट जो स्टेज होती है वो हमारी युग्मक उद्भिद की होती है। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे जो है शुरुआत तो किससे हो रही है, युग्मक उद्भिद से हो रही है। तो जो हमारा बीजाणु उद्भिद पौधा है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, युग्मक उद्भिद पर ही। ठीक है, अब बीजाणु उद्भिद के यानी कि युग्मक उद्भिद के ऊपर कौन होता है, बीजाणु उद्भिद होता है। बीजाणु उद्भिद में एक थैली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये जो थैली जैसी संरचना है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणु धानी, बीजाणु धानी, जिसमें क्या बन रहा है, बीजाणु बन रहे हैं। तो बीजाणु धानी उपस्थित होते हैं और इसके स्फुटन से क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, यानी स्पोर्स बनते हैं। और ये बीजाणु धानी में जो हमारे स्पोर्स बने वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2n संरचना बन रही थी, जो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे उनमें क्या होता है, म्योसिस होता है। तो स्पोर्स का निर्माण किससे होगा, म्योसिस से होगा। यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसके दौरान जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हमने देखा था कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, जो हैप्लॉइड सेल होती है, वही हमारे क्या होते हैं, पुधानी और स्थिधानी होते हैं। तो फिर से स्पोर्स से ही कुछ बॉडी जो है पुधानी बनेगी और कुछ जो शरीर है वो स्थिधानी यानी कि फीमेल का बनेगा। तो ये होती है लाइफ साइकिल किसकी, ब्रायोफाइट की। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइटा के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे इसकी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र होता है, इसके बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।